हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों की हाल है, सब मौज बार है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सी अनुज सिंह तोमर सर जी स्वागत करता हूं अपने एएस रिवीजन सेशंस में। और ऑन डिमांड बच्चों की ऑन डिमांड लास्ट वीडियो पे हमारी एएस 2 में कहीं ना कहीं बच्चों ने डिमांड करा था, ज्यादातर बच्चों ने कि सर एएस 7 रिवाइज कराओ। तो सर जी आज आपके सामने हाजिर है एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। छोटा सा एएस है, बहुत बड़ा एएस नहीं है, बट एग्जाम की बात करूं तो सर एग्जाम में आप इस एएस से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन 5 से 10 नंबर का देख सकते हो। और इंस्टीट्यूट का फेवरेट एएस भी है, इंस्टीट्यूट नॉर्मली इससे पूछता है। क्लियर है? जनरल एएस की लिस्ट में नहीं आता, ये स्पेसिफिक एएस की लिस्ट में आता है। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं इस एएस को और रिवाइज करते हैं। और ऑफ कोर्स आज का भी कमेंट में आप अगला एएस का नाम बताओगे। वैसे मेरा मन है एएस 9, बट फिर भी आप कमेंट करना कि इस एएस के बाद हम अगला एएस कौन सा निपटाने वाले हैं। अभी करते हैं एएस 7 का शुरू मेरे बच्चों, लेट्स गो। हाँ जी, अगर मैं एएस 7 की बात करूं तो ये है मेरा स्पेसिफिक एएस। मतलब अगर मैं बात करूं तो हमेशा एएस में सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो हम हमेशा ये बात करेंगे कि सर जी जो भी एएस हम पढ़ने वाले हैं, क्या ये हर एंटिटी पे एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। अगेन एएस 7 की बात करूं तो इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटी, वेदर यू आर कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, एसएमई, नॉन एसएमई, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो तो सर जी ये एएस आपके ऊपर लग जाएगा। कुछ बेसिक बातें याद रखनी है, ये एएस हमारा जनरल एएस नहीं है। मतलब आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कि आपको अपनी इनकम को, सेल को कैसे रिकॉर्ड करना है, आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है, मेरे बच्चे वो बात करता है एएस 9, मतलब जनरल एएस। बट ये एएस स्पेशली सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पे बात करता है, विच इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और ये मजे की बात है, दो पार्टी होती है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में। एक जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है बोले तो कॉन्ट्रैक्टर, और जिसका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन होगा विच इज कॉन्ट्रैक्टी। ये एएस लगता है कॉन्ट्रैक्टर, मतलब मुझ पे। अगर सपोज मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं तो मेरे पे लगेगा एएस 7, मुझे बताएगा कि मुझे अपना प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हूं तो मेरे ऊपर ये एएस 7 लग जाएगा। और चाहे मैं कॉर्पोरेट हूं या नॉन कॉर्पोरेट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन इस एएस के लिए नहीं है। दूसरी बात, अब कौन से एएस की बातें शुरू करेंगे, पर कुछ बेसिक बातें कि सर ये जनरल एएस से बाहर क्यों आया, ये स्पेसिफिक में क्यों आया, इसके पीछे अगर मैं लॉजिक दूं तो मेन क्लास में हमने डिस्कशन किया था, पर रिवीजन में हल्का सा डिस्कशन दे देता हूं मैं कि सर जी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जनरली जो होता है वो लंबे पीरियड के लिए होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पीरियड 1 साल से ज्यादा का होता है, और कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस वर्क होता है। तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद एंड में जाके प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। मान लो मेरे पास एक ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है पर वो 5 साल का है, तो क्या मैं प्रॉफिट लॉस 5 साल तक कुछ नहीं निकालूंगा, मैं सीधा 5 साल बाद प्रॉफिट निकालूंगा? नहीं, मुझे कोई ना कहीं थोड़ा थोड़ा काम करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने एक सेपरेट एएस बनाया है विच इज एएस 7, जो हमें यह बताएगा कि अगर आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसका पीरियड लॉन्ग टर्म है, 1 साल से ज्यादा है, तो आपको उसका कैसे प्रॉफिट लॉस हर साल निकालना पड़ेगा। ठीक है? तो सिंपल बात करूं तो एएस का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का अगर प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू रिकॉग्निशन वगैरह वगैरह निकालना है कि इस साल मैंने कितना कमाया और उस कंस्ट्रक्शन का पीरियड 1 साल से ज्यादा है, तो फिर उसके लिए आपको एएस 7 की हेल्प लेनी पड़ेगी। नाउ जब मैं एएस 7 की बात करूं तो सबसे पहला जो एएस 7 का मुद्दा है वो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या है, क्योंकि ये एएस का नाम ही कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तभी ये एएस लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक है, अदरवाइज ये एएस नहीं लगेगा। मेरे बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक कॉन्ट्रैक्टर ने, एक पार्टी ने दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया है और उस पर एग्री हुए क्या कि भैया हम ना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? स्पेसिफिकली नेगोशिएट हुए हैं दो पार्टी, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, किस लिए कि वो कंस्ट्रक्शन करेंगे। मतलब मैं कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन करूंगा किसी पर्टिकुलर एसेट्स का या ग्रुप ऑफ एसेट्स का जो इंटर रिलेटेड है इन रिलेशन टू साइज, इन रिलेशन टू डिजाइन, इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। मतलब सिंपल सी बात है, मैं मान लो मिस्टर ए और आप हो मिस्टर बी। अगर मैं आपके पास या आप मेरे पास आ रहे हो और आप कह रहे हो सर जी हमारे लिए एक बिल्डिंग बना दो, हमारे लिए एक कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर दो, तो पॉइंट इज बिल्डिंग बना दो, स्विमिंग पूल बना दो, सर जी हमारे लिए एक बिल्डिंग का एक फ्लोर है, एक फ्लोर और बना दो, वट एवर कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर आप मुझसे कराना चाहते हो और मैं इस बात को लेकर नेगोशिएट कर रहा हूं कि सर जी इसका प्राइस क्या होगा, कैसे बनेगा, कितने टाइम में बना दूंगा, मैं सारी बातें हो रही हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहलाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। जनरली हम लोग कहते हैं यहां पर एक बिल्डिंग बनाने की बात हो सकती है, एक काम की भी
बात हो सकती है, एक से ज्यादा। मान लो आपने आए और आपने बोला देखो बिल्डिंग तो बनानी है, हमारा घर तो बनाना ही है, साथ में स्विमिंग पूल भी बनाना है, साथ में पार्क भी बनाना है, या एक साथ कई बिल्डिंगें बनानी है, तो नाउ उसे बोलेंगे ग्रुप ऑफ एसेट। बट क्या ग्रुप ऑफ एसेट सर एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, इसमें मैं बात करूंगा। क्योंकि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसका रेवेन्यू एक साथ निकलेगा, आप प्रॉफिट लॉस को एक साथ कंसीडर करोगे। बट मान लो आपने बोला 4 बिल्डिंग बनानी है और चारों का अलग अलग नेगोशिएशन है, अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड है, तो उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसकी अकाउंटिंग अलग होगी, बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए ये मान के चलो कि मैंने आपके साथ नेगोशिएट किया है क्या कि मैं आपके लिए कोई एसेट बना दूंगा या ग्रुप ऑफ एसेट है एक साथ कई सारी। आपने कहा सर जी देखो हमें घर चाहिए, हमें गार्डन चाहिए, हमें स्विमिंग पूल चाहिए, हमें एक पार्किंग चाहिए, और इन सबका बताओ कितना पैसा लोगे। तो ये पर्टिकुलर नहीं है, ये ग्रुप ऑफ एसेट है जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो ये भी एक ही कॉन्ट्रैक्ट लाएगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। नाउ मेरा एएस कहता है इसकी अकाउंटिंग हम कराएंगे, ठीक है। याद रखने वाली बात ये है कि सर अगर आपने कोई सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर उसके साथ में ही करा है, कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, अलग से नहीं है, मतलब इंटीरियर डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट है या पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, विद इन इंक्लूड है, उसको स्पेशली नेगोशिएट नहीं किया तो वो उसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में माना जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला देखो कंस्ट्रक्शन तो हम कर देंगे, लेकिन अगर आपको इंटीरियर डेकोरेशन कराना है, या आपको हमारे से पानी की फिटिंग करानी है, या आपको इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग करानी है, या कुछ भी अलाना फलाना कराना है, इसका अलग से पैसा लगेगा और इसका ये काम होगा, तो वो अगर सेपरेटली नेगोशिएट हुआ है, सेपरेटली नेगोशिएट, तो उसे आप सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मारोगे और उस पर एल्विस कॉन्ट्रैक्ट पर AS7 नहीं लगेगा। क्या लगेगा मेरे बच्चे? AS9। याद रखना आपने किसी भी एसेट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया विच इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उससे रिलेटेड सर्विस अगर उसी में इन्वॉल्व है, सेपरेटली नेगोशिएट नहीं हुई तो वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही कवर हो जाएगा। और अगर सेपरेटली नेगोशिएट हुई है, अलग से सर्विस की बात हो रही है, तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट AS9 डील करेगा, AS7 डील नहीं करेगा। नाउ मैं कह रहा हूं सर जी वो कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेशली नेगोशिएट हुए कंस्ट्रक्शन टू बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन टू एनी एसेट, पर्टिकुलर एसेट या ग्रुप ऑफ एसेट के लिए, उनकी अकाउंटिंग क्या होगी। तो मेरा एएस कहता है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके को ला मेरे बच्चे, आराम से मुद्दा छोड़ो और अब आ जाओ मेन। ये प्रैक्टिकल एएस है, थ्योरेटिकल नहीं है, तो ज्यादा थ्योरी पे ध्यान देना नहीं है, प्रैक्टिकली समझो बात क्या है। सर जी जब भी मैं कॉन्ट्रैक्टर आपके साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा तो हमारे बीच में दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एक होगा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और एक होगा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बोले तो मैंने कहा सर जी देखो आप मुझे बताओ कितना पैसा दोगे, मैंने कहा बना दूंगा आपकी बिल्डिंग, आपका गार्डन, आपका स्विमिंग पूल, आपकी पार्किंग सब बना दूंगा सर जी, पर पैसा बताओ। आपने कहा सर जी आप बताओ, मैंने कहा मुझे नहीं आइडिया, आप जैसा जैसा बनवाओगे वैसे वैसे बनाता जाऊंगा। तो कह रहा सर जी आपने बोला हमारे हिसाब से बनाना, देखो हम बताते रहेंगे। मैंने कहा डन। तो पर मैंने कहा प्राइस, तो प्राइस क्या है, अगर आपने मुझे एक अमाउंट बोल दिया, मान लो मैंने कहा सर जी 1 करोड़, क्या बोला 1 करोड़ में मैं आपकी सारी चीजें बना दूंगा, तो दिस इज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप एग्री हो गए कि भैया हमारे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स्ड है कि हमें 1 करोड़ आपसे लेने हैं, दैट्स इट, क्लियर है। लेकिन आपने कहा कि यार 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा सर जी एक काम करो, ना आपकी ना मेरी नेगोशिएट नहीं कर रहे, सीधी बात है जितना खर्चा होगा मैं आपको रिकॉर्ड भेज दूंगा, ठीक है। जो जो आप बताते जाओगे, जैसे जैसे आप बताते जाओगे मैं आपके हिसाब से काम करता जाऊंगा, खर्चा करता जाऊंगा, और जो भी खर्चा होगा उसमें 20% मेरा, दैट इज खर्चा प्लस मार्जिन, कॉस्ट प्लस मार्जिन। जितनी लागत लगेगी प्लस सर जी मैं काम करूंगा तो मैं भी तो कमाऊंगा ना, तो जितनी लागत लगेगी प्लस 20% और चाहिए, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो सर जी कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के, जल्दी बोलो, जल्दी मेरे बच्चे रिवाइज कराओ फटाक से। सर जी 2 तरीके के, एक वो कॉन्ट्रैक्ट जिसका प्राइस आपने और मैंने फिक्स कर लिया 1 करोड़, बात खत्म। 1 करोड़ से कम आया मेरा फायदा, 1 करोड़ से ज्यादा लगा मेरा नुकसान, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको 1 करोड़ पे करना है, दैट्स इट, क्लियर है। दूसरा मैंने कहा सर जी आप तो रोज काम बताओगे कि हम ऐसा कर लो वैसा कर लो, आपने कहा काम हमारे हिसाब से होना चाहिए, तो मैंने कहा सर जी फिर सुन लो, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, बट जितना लागत लगेगी मैं बताता जाऊंगा, और जितनी लागत लगेगी उसका 20% मार्जिन मेरा। तो दैट मींस जितना खर्चा होगा ऑफ कोर्स मैं आपसे अलाउ करवाऊंगा, आप अप्रूव करोगे, सर्टिफाई करोगे, और उसमें मैं अपना मार्जिन ऐड करूंगा, वही मेरा रेवेन्यू होगा, वही मेरा प्रॉफिट होगा, क्लियर है। वही मतलब प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, गलत लिख दिया मैंने, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि मैं उतनी अपने बुक्स में सेल रिकॉर्ड करूंगा, उसमें से कॉस्ट माइनस करूंगा, ऑफ कोर्स ये मार्जिन जो बचेगा ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर है। सिंपल, मतलब मुझे नहीं देखना कि मेरे को इस साल कितने की सेल करी, सिंपल सेल है कि भैया जितना मैंने खर्चा किया प्लस उसमें 20% मार्जिन, जो प्राइस आएगा वो मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा एज अ पीएनएल में इनकम, क्लियर है, और उसमें से अपना कॉस्ट माइनस करूंगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर फिक्स है, आपने 1 करोड़ फिक्स कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो 4 साल में कंप्लीट होगा,
मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट कितने साल में कंप्लीट होगा? 4। तो क्या मैं 1 करोड़ पहले साल ही रिकॉर्ड कर लूं? नहीं। 1 करोड़ 4 साल बाद रिकॉर्ड करूं? नहीं। थोड़ा थोड़ा हर साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे बच्चे, आराम से थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब वो थोड़ा थोड़ा कितना? कहता है सर जी उसके भी 2 तरीके हैं। पहले ये बताओ क्या आपके पास सारे डेटा अवेलेबल है? मतलब आप प्राइस निकाल सकते हो कि 1 करोड़ जो है वो इतना ही है ना, ज्यादा कम तो नहीं है। 1 करोड़ मान लो आपने डिसाइड किया कि 1 करोड़ पर आपने कहा सर जी देख लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, आप खर्चे कर रहे हो, आपने इस साल खर्चा किया, अभी 1 साल ही हुआ, आपने खर्चा किया मान लो 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन आपको अभी आगे नहीं पता कितना खर्चा होगा, मतलब आपको टोटल कॉस्ट नहीं पता, या आपने जो खर्चा किया उसमें भी कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनकी वैल्यू अभी नहीं निकाल सकते, बाद में निकालोगे। क्लियर है? तो कोई भी कॉस्ट अगर असर्टेनेबल है, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में आप अपनी कॉस्ट नहीं निकाल सकते, प्राइस तो फिक्स्ड है बट कॉस्ट नहीं पता चल रही, तो उस केस में आपको कहता है AS7 कि जितनी कॉस्ट इनकर करिए आपने, जितनी इस साल, फ्यूचर कॉस्ट नहीं निकाल सकते ना। मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल सी बात है, देखो एक बार रिवाइज करना, सुनना मेरी। मैंने क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके मेरे बच्चे? 2, एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी ने बैठ के प्राइस डिसाइड कर लिया कि भैया ये रहा प्राइस, क्लियर है, बात खत्म। कॉस्ट प्लस क्या है? जिसमें प्राइस डिसाइड नहीं हुआ, काम डिसाइड हुआ कि भैया ये काम करना है, और मैंने कहा जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा आप देखते जाना और उसमें प्लस 20% कर देना, बात खत्म। तो ये तो हो गया खत्म। इसकी अकाउंटिंग इतनी है क्या कि भैया जो भी कॉस्ट होगी उसमें 20% मार्जिन ऐड करूंगा, मेरा रेवेन्यू बोले तो सेल आ जाएगी, उस सेल को मैं पीएनएल में क्रेडिट करूंगा, कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट डेबिट टू सेल, और सेल इनकम रिकॉर्ड, खर्चा माइनस, जो बचेगा वो प्रॉफिट लॉस, खत्म। नाउ फिक्स प्राइस में 2 हो गए कि सर जी आपने जितना खर्चा किया वो तो हर किसी को पता है कि मैंने इतना खर्चा किया, बट बाकी खर्चे आप नहीं निकाल पा रहे कि फ्यूचर में और कितने होंगे। अभी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट ना, 1 ही साल बीचा, बट 3 साल कितने खर्चे होने वाले हैं उनका आप एक्चुअल एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे। तो वो कहता है भाई साहब जितना आपने खर्चा रिकॉर्ड करा, जितना आपने खर्चा इस साल किया, वही आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन माना जाएगा। आप प्रॉफिट लॉस जीरो करोगे, बुक जीरो। दैट मीन्स आप कोई प्रॉफिट कोई लॉस बुक नहीं करोगे, जितना आपने खर्चा किया सेम उतनी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, दैट्स इट, बात खत्म। क्योंकि आप फ्यूचर का एस्टिमेट नहीं निकाल सकते, मतलब ये नहीं पता लगा सकते कितना % काम कंप्लीट हुआ, क्लियर है। लेकिन अगर आपने कहा आपके पास डेटा अवेलेबल है, इस साल की कॉस्ट भी अवेलेबल है, फ्यूचर में भी आप पता लगा सकते हो, रिलायबल एस्टिमेट ले सकते हो कि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट पे इतना खर्चा होने वाला है, तो वहां पर मेथड लगाते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन कि सर जी सबसे पहले ये निकालो कि काम कितना कंप्लीट हुआ है। बेटा सुनते रहना आराम से, ठीक है। फिर एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा। क्या बोला मैंने कहा सर जी अगर आपको पता है कि आप कितना खर्चा कर चुके हो और कितना आपको और खर्चा करना है, तो आप एक उस बेसिस पे निकालो डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मतलब कितना % आपने पहले साल काम कर लिया, कितना काम आपने पहले साल कर दिया। अब नाउ इसको निकालने के बिना मेरे बच्चे स्टेप नंबर 1 2 तरीके हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? 2। एक तो सर्वे मेथड, मैंने ज्यादा लिखा नहीं, आप एक्सपर्ट बुलाओ, इंजीनियर बुलाओ, सर जी चार्टेड अकाउंटेंट हमारा काम नहीं है, क्लियर है। एक्सपर्ट बुलाओ, इंजीनियर बुलाओ, IITians बुलाओ और उससे पता लगवाओ कि भैया कितना % काम हुआ है, वो अपने आप बता देगा इतना % काम हुआ है, क्लियर है। दैट मींस उसके बेसिस पे आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो। अभी कैसे करेंगे वो निकालेंगे, क्लियर है। दूसरा मेथड, अगर आपको लगता है सर जी एक्सपर्ट कहां से लाएंगे, हम ही एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आपका एक तरीका सिंपल है कि कितना % काम हुआ है उसको निकालने के लिए आप ये देखो कितना खर्चा आप कर चुके हो, कितना खर्चा कर चुके हो आउट ऑफ कितना टोटल कॉस्ट है। मान लो मैं कह रहा हूं सर जी एक कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में 4 साल लगेंगे, Y1 Y2 Y3 Y4। मैंने एक्चुअली पहले साल 10 लाख का खर्चा कर दिया, कितने लाख का? 10 लाख का। अगले 3 सालों में मुझे एक एस्टीमेट है कि 40 लाख का खर्चा और होगा। इसका मतलब टोटल खर्चा कितना होगा मेरे बच्चे? 50। तो अगर मैं बोलूं 50 लाख का खर्चा टोटल होने वाला है, जिसमें से मैंने इस साल 10 लाख कर दिया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितना % काम कंप्लीट हो गया? 20%। मेरे बच्चे कितना % हुआ? 20% काम मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे कंप्लीट हो गया। नाउ 20% के बेसिस में अपना अकाउंटिंग करूंगा, क्लियर है। सर जी आप देखो ना, अगर मेरे पास ये नहीं है, मान लो मैं ये फ्यूचर एस्टिमेट नहीं निकाल पा रहा, तो ऑफ कोर्स मैं इससे आगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं निकाल पाऊंगा, और डिग्री और कंप्लीशन नहीं निकाल पाऊंगा तो आगे के काम नहीं होंगे। इसका मतलब है मुझे ये वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा कि जो भी मेरा इस साल खर्चा हुआ है वही मेरा क्या है? रेवेन्यू, दैट्स इट। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब देखेंगे कितना प्रॉफिट लॉस आया। बोलो हाँ या ना?
सर बात समझ आ रही है? सर जी जल्दी बताओ क्या क्या बोला मैंने कहा सर जी AS7 जल्दी बताओ अभी तक क्या बात होगी। AS7 सर जी किसी पे भी एग्जाम्पशन रिलैक्सेशन नहीं है, पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। AS7 जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है। ये उस पे लगेगा जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, उस पे लगेगा जिसने कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेशली नेगोशिएट हुआ है किसी भी एसेट को बनाने के लिए या ग्रुप ऑफ एसेट जो एक दूसरे से लिंक है बनाने के लिए। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर वो सेपरेटली नेगोशिएट हुआ है उसके बाद AS9 करेगा, लेकिन अगर उसमें इंक्लूड है तो डायरेक्ट बात करेगा। अब जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होंगे, एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और एक फिक्स प्राइस। कॉस्ट प्लस जिसमें आपको नहीं पता कि सामने वाला आपको कितना पैसा एक साथ देने वाला है, तो आप जितना खर्चा करते जा रहे हो प्लस उसमें अपना मार्जिन ऐड करो, आपका रेवेन्यू आ जाएगा और वही रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, यहां पे ठीक कर लेना, ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है। अगर फिक्स प्राइस है तो वहां पे दो चीजें, अगर कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप हर साल जितना खर्चा करोगे उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे और फाइनल बाद में देखोगे एंड में। क्लियर है? लेकिन अगर आपके पास डिटेल अवेलेबल है कि कितना खर्चा करा और कितना खर्चा होने वाला है, तो सबसे पहला स्टेप है आप निकालो डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मतलब कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे। जितना परसेंट कंप्लीट हुआ है उसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप एक्सपर्ट बुला लो, हमसे मत पूछो सर जी, एक्सपर्ट बना लो, IITians इंजीनियर बुला लो, उससे निकलवा लो, या अगर हमसे चाहिए तो हमारा तरीका सिंपल है, जितना खर्चा इस साल हुआ डिवाइडेड बाय होने वाला टोटल खर्चा। क्लियर है? होने वाला मतलब इस साल का खर्चा प्लस टोटल एस्टिमेट, दैट मींस एक्चुअल प्लस एस्टिमेट। ये निकला टोटल डिवाइडेड बाय एक्चुअल, दैट मींस आपको निकल के आ जाएगा एक्चुअल डिवाइडेड बाय टोटल कि कितना परसेंट आपने टोटल में से किया। अब उसके बाद आप क्या करोगे? आप कहोगे सर नाउ स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आराम से देखना, पेशेंस। स्टेप नंबर 2 में ये निकालो कि जो आपका प्राइस फिक्स हुआ वो प्राइस कितना है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू प्राइस। मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू प्राइस निकालने के तरीका क्या है? सिंपल, जब भी आप इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो डिसाइड हुआ, मान लो जब कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था तो मैंने डिसाइड करा था कितना, मान लो मैंने कहा था 20 लाख। कितना करा था? 20 लाख। मतलब मैंने डिसाइड किया था कि जैसे ही आप मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दोगे मैं आपको लमसम 20 लाख रुपए दे दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, दिस इज फिक्स प्राइस, दिस इज फिक्स प्राइस। लेकिन कुछ पॉइंट थे, कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या थे, कुछ पॉइंट्स थे, हमारे जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस थे, और वो क्लॉजेज 4 तरीके के हो सकते हैं। AS7 कहता है कुछ क्लेम्स हो सकते हैं, कुछ इंसेंटिव हो सकते हैं, कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं, कुछ एस्केलेशन हो सकते हैं। अगर आपका इस साल इनमें से कुछ भी अप्रूव्ड हुआ है, इनमें से कुछ भी हुआ है, तो आपका प्राइस चेंज हो जाएगा, तो आपको निकालना पड़ेगा न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। ये हर साल के एंड में एस्टिमेट करोगे, एंड में रिव्यू करोगे या एस्टिमेट करोगे। मान लो रिव्यू करने का मतलब क्या है कि आपने इनिशियली जो डिसाइड किया Y0, फिर Y1 में आपके आके देखोगे क्या इस साल कोई क्लेम तो नहीं आया, इस साल कोई वेरिएशन तो नहीं हुआ, इस साल कोई इंसेंटिव तो नहीं हुई, इस साल कोई एस्केलेशन क्लॉज में कोई बात तो नहीं आई। क्या होते हैं क्लेम? मेरे बच्चे क्लेम का मतलब ये कि सर अगर मैंने कोई काम करना था बट सर मैं वो काम नहीं कर पा रहा, कॉन्ट्रैक्टर मैं नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि भैया कॉन्ट्रैक्टी की वजह से दिक्कत हो रही है। कॉन्ट्रैक्टी की वजह से अगर मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है, डिले हो रहा है और उसकी वजह से मेरा वेस्टेज हो रही है, तो उस वेस्टेज को हो सकता है मैं क्लेम करूं कि भाई साहब आप मुझे दोगे, आपकी वजह से नुकसान हुआ। मान लो क्या हुआ, जैसे मैंने कहा सर जी मुझे काम शुरू करना था, पर जैसे ही मैंने काम शुरू किया कॉन्ट्रैक्टर ने बोला भैया काम अभी मत शुरू करो। मैंने कहा क्यों? कह रहा हमारे पंडित जी ने बोला मुहूर्त ठीक नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? कह रहा हाँ जी सर अभी नहीं। मैंने कहा कब करना है? कह रहा दिवाली के बाद। सर जी दिवाली तो 1 नवंबर को है। मैंने कहा सर जी आज लेबर आके खड़ी हो गई, सब कुछ काम हो गया रेडी, मशीन लाके रख दी है, अब मैं इसको कहीं और ले जाऊंगा, मेरे को बहुत नुकसान होगा, सब कुछ रेडी है, काम शुरू करने दो। कह रहा नहीं सर जी काम नहीं शुरू होगा, काम होगा 1 नवंबर। मैंने कहा ठीक है सर जी, मेरा लेबर यहीं बैठेगी, यहीं खाना बनाएगी, यहीं सोएगी और मशीन यहीं रखी रहेगी, एक काम नहीं करूंगा, बट मुझे जो 15 दिन डिले हो रहा है इस 15 दिन का हर्जाना चाहिए, क्लेम चाहिए। आपने कहा सर जी ले लेना पर काम नहीं शुरू करो। मैंने कहा दर्जी 1 लाख रुपए और लगेगा। आपने कहा डन। तो भैया 1 लाख से मेरा इंसेंटिव दैट इज क्लेम के नाम पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बढ़ जाएगा, प्रोवाइडेड आप ये अप्रूव कर दो। अगर आपने कहा नहीं तो मैं अपनी मर्जी से थोड़ी नेट कर दूंगा। दूसरी बात इंसेंटिव, सर जी काम अच्छा कर दिया, आप खुश हो गए, आपने कहा क्या शानदार बिल्डिंग बनाई है, क्या शानदार तरीके से काम किया, क्या जल्दी काम करा, और आपने खुशी में मुझे इंसेंटिव में 10% बोला सर जी और दूंगा। क्लियर है? ऑफ कोर्स उससे क्या हो जाएगा, मेरा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मान लो वेरिएशन मैंने प्लस भी लिखा है और माइनस भी लिखा है। इसका मतलब क्या है सर, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वेरिएशन, आपने बोला सर जी देखो पहले 2 फ्लोर की बिल्डिंग बात हुई थी, मैंने कहा, कह रहा सर जी 1 फ्लोर और बना दो। मैंने कहा सर ये तो बात हुई नहीं थी। कह रहा बना दो ना, 5 लाख एक्स्ट्रा ले लेना।
दिस इज वेरिएशन। या फिर आपने बोला 2 फ्लोर की बात हुई थी, मैंने कहा कह रहा सर जी आपका काम देख के बस एक ही फ्लोर बनाओ, दैट्स इट, इतना ही पैसा दूंगा। मैंने कहा फिर कह रहा 5 लाख रुपए कम दूंगा, 15 ही दूंगा, दूसरा फ्लोर मत बनाओ। क्लियर है? दिस इज वेरिएशन। मतलब वेरिएशन चेंज मतलब बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। एंड द एस्केलेशन मतलब इन्फ्लेशन। भैया मैं आपका 5 साल तक काम करूंगा, आज प्राइस डिसाइड हुए पर कल को बढ़ गए तो महंगाई चलेगी सर। तो मैंने कहा देखो एक लिमिट तक तो मैं बर्दाश्त करूंगा। मान लो इन्फ्लेशन रेट 5% तक है, मैं आपसे 1 रुपए एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा। मतलब अगले साल अगर महंगाई 5% से बढ़ी मैं नहीं बोलूंगा, बट 5% से 1% भी बढ़ी तो सर आप मुझे हर प्राइस का 1% एक्स्ट्रा दोगे। सीधी सी बात है। अब एक्चुअल में कल को महंगाई का दर हो गया, रेट हो गया 8%। कितना हो गया? 8%। तो मैंने तो बर्दाश्त कब तक करनी है? 5 से हर 1% का 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट मींस मुझे 3% एस्केलेशन क्लॉज के नाम से एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। क्लियर है? तो पॉइंट ये है कि इनिशियली प्राइस में आप इन 4 चीजों का हर ईयर एंड में चेक करोगे कि कोई क्लेम तो नहीं है, कोई इंसेंटिव तो नहीं है, कोई वेरिएशन तो नहीं है, कोई भी मेरे बच्चे कोई भी एस्केलेशन तो नहीं है। और ऑफ कोर्स इस पर सामने कॉन्ट्रैक्टी को हाँ करना पड़ेगा, तभी आप ऐड करोगे। और ये आपका बेस्ट, अगर मैं लिखूं तो बेस्ट एस्टिमेट के बेस पे प्राइस आ जाएगा। बेस्ट एस्टिमेट के बेस पे प्राइस। पहला बेटा जल्दी बताओ हमने क्या निकाला? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। दूसरा हमने ईयर एंड पे निकाला कि हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना बनता है एज पर आवर बेस्ट एस्टिमेट, एज पर आवर बेस्ट क्लेम्स, इंसेंटिव वगैरह। नाउ तीसरा कि मैंने इस साल कितना खर्चा किया। नाउ ये काम AS7 ज्यादा कराएगा नहीं, आप कॉस्टिंग में करते हो। कितना मेरा मटेरियल लगा है, कितनी मेरी लेबर लगी है, कितना मेरा ओवर लगा है, डायरेक्ट खर्चा। और अगर कोई खर्चा ऐसा है, जान लो मशीन है, जो मशीन एक साथ 3 कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हो रही है, तो पॉइंट ये कि वो डायरेक्टली तो नहीं हो रही है पर डायरेक्टली 3 जगह यूज हो रही है, तो उसका अपोर्शनमेंट खर्चा भी अगर कुछ है तो वो भी आप ऐड कर दोगे। तो वो डायरेक्ट खर्चे, और अगर कोई कॉमन खर्चा है जिसका अपोर्शनमेंट इस पे आ रहा है तो उसे ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। नाउ अब करना क्या है सर? करना ये सिंपल सी बात है, ध्यान सुनना। इस पे क्वेश्चंस भी कर लेंगे प्रैक्टिस के नाम पे। सिंपल करना ये है कि आपको क्या करना है, आप सबसे पहले निकालोगे कि आपको इस साल अपना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मतलब अपने लिए सेल, एक तरह की रेवेन्यू मतलब मेरे लिए सेल, कि सेल कितनी रिकॉर्ड करनी है। तो आपको AS7 कहता है अगर आपका फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है और आपके पास डिटेल अवेलेबल है तो आपने जितना रेवेन्यू निकाला था एज पर योर बेस्ट एस्टिमेट उसे मल्टीप्लाई कर दो क्या? डिग्री ऑफ कंप्लीशन से। मान लो मेरा 20% काम हुआ था और मेरा जो रेवेन्यू आया था वो आया था 25 लाख। मान लो कितना आ गया था? 25 लाख सब कुछ करने के बाद। तो मैं इस साल कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूं, सेल कितनी रिकॉर्ड कर सकता हूं? 25 लाख का 20% बोले तो कितना? 5 लाख। दैट मींस कितना रिकॉर्ड कर सकता हूं? 5 लाख मेरे बच्चों। फिर माइनस, मान लो एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई? मैंने कहा एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई? 4 लाख। एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई? 4 लाख। तो सर जी अभी तक कितना काम हो गया? 1 लाख का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आ गया? 1 लाख। मैं 1 लाख का प्रॉफिट रिकॉर्ड करूंगा। बट ये तो हो गया फर्स्ट ईयर। ये तो क्या हो गया? फर्स्ट ईयर। व्हाट अबाउट सेकंड ईयर? वट अबाउट सेकंड ईयर? मैं सेकंड ईयर फिर करूंगा। मान लो सेकंड ईयर में खर्चा कितना था मेरा? पहले खर्चा कितना था? मान लो ये खर्चा था ना, पहला था 10 लाख। अब सेकंड ईयर में फिर मैंने लगाया, सेकंड ईयर में एक्चुअल आ गया मान लो 15 लाख। एक्चुअल कितना आ गया? 15 लाख। ठीक है, और एस्टिमेट है 25 लाख। एस्टिमेट अब कितना बचा? तीसरा और चौथे का 25 लाख। तो मैंने कहा अभी भी 50 लाख का खर्चा है और 25 लाख हो चुका है। इसका मतलब अब कितना हो गया? अगर मैं बोलूं तो 50% काम कंप्लीट हो गया। कितना कंप्लीट हो गया? 50%। अब ध्यान सुनना, जब मैं इस साल सेकंड साल में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में 50% लगाऊंगा तो ये 1 साल का थोड़ी ना होगा, ये 2 साल का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50% काम पहले साल हुआ था 20%, दूसरे साल हुआ 50, तो इसका मतलब दूसरे साल 50 नहीं हुआ, टोटल काम 50 हुआ। बोलो है ना? क्योंकि मैंने जो परसेंटेज निकाली वो करंट कॉस्ट की नहीं निकाली, मैंने निकाला एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड अप टू द डेट, मतलब क्यूमुलेटिव अब तक कितना खर्चा हो चुका है। तो मैंने कहा पहले साल 10 लाख, इस साल 15, टोटल खर्चा हो गया 25 लाख। तो दैट इज रेवेन्यू भी जो आएगा वो 1 साल का नहीं आएगा, वो दोनों साल का आएगा। ऐसे ही मैं खर्चे भी करूंगा कि अप टू द डेट कितना खर्चा मैं कर चुका हूं। अब मान लो मैंने ये भी क्यूमुलेटिव लिया, ये भी मेरा क्यूमुलेटिव आ गया, तो प्रॉफिट जो सेकेंड ईयर आएगा जो भी आएगा वो भी क्या आएगा? क्यूमुलेटिव, कि भैया मेरा दोनों साल का इतना प्रॉफिट बनता है। उस प्रॉफिट में से मेरा अगर पिछला साल फर्स्ट ईयर का मैं बना चुका हूं तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हटा दूंगा तो मेरा अपने आप आ जाएगा करंट ईयर। बेटा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे बच्चे? मैंने क्लास में डिस्कशन किया था, हम ये क्यूमुलेटिव बेस पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि रीजन ये है कि हर साल एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं। सर फर्स्ट ईयर मैंने जो सोचा था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सोचा था, हो सकता है सेकंड ईयर मेरा रेवेन्यू चेंज हो जाए।
क्लियर है, और मैं उसको रेट्रोस्पेक्टिवली इंपैक्ट नहीं दे सकता। तो जो भी चेंज आएगा वो सेकंड ईयर में अपने आप अगर हो जाएगा, अगर मैं क्यूमुलेटिव नेचर पे करूंगा, अगर रेवेन्यू पिछले ज्यादा होना होगा तो सेकंड ईयर में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, कम होना होगा तो अब कम। दैट मींस मैं निकालूंगा दोनों साल का प्रॉफिट, उसमें से पिछले सालों का प्रॉफिट हटा दूंगा, अपने आप करंट ईयर का एडजस्ट होके आ जाएगा। क्लियर है, मैंने क्लास में डिस्कशन किया था। मतलब कितने स्टेप में आपको काउंटिंग करनी है मेरे बच्चे? 4। सबसे पहले क्या निकालना है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। हर ईयर का अलग अलग निकलेगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, बट याद रखना क्यूमुलेटिव होता जाएगा। तो पहला साल सिर्फ ईयर 1 का आएगा, ईयर 2 में जब निकालोगे तो दोनों साल का इकट्ठा काम आएगा, तीसरे साल में तीनों साल का आएगा, चौथे साल में चौथे साल का आएगा। हर साल आपको अपना सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को रिवाइज करना है कि आपने जो इनिशियली एग्री किया था, प्लस अगर उसमें कोई नए इंसेंटिव आए हैं, नए क्लेम्स आए हैं, नए वेरिएशन आए हैं, नए भैया एस्केलेशंस आए हैं, तो इनको प्लस माइनस करना है। आपका नया एस्टीमेट आएगा, उसे आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्यूमुलेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा एक्चुअल रेवेन्यू, जो आपको रिकॉग्नाइज करना है टोटल कि क्यूमुलेटिव में इतना रिकॉग्नाइज करना है। उसमें से अब तक जितनी कॉस्ट हो चुकी है वो माइनस करो तो अब तक का प्रॉफिट आ जाएगा, और उसमें से जो पिछले सालों का प्रॉफिट है वो हटा दो तो अपने आप करंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑफ एस्टीमेट, ऑल एस्टीमेट जो भी चेंज हुए हैं। क्लियर है, और वो प्रॉफिट लॉस आप कहां दिखाओगे? पीएनएल में। वो प्रॉफिट लॉस कहां दिखाओगे? पीएनएल में। अगर आपको एंट्री आ जाए, अगर आपको एंट्री आ जाए तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, आप इसकी प्रेजेंटेशन क्या करते थे? याद करो, जब मैं बोलता हूं कि जब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो ये मेरा नोट्स होगा, ये मेरा अमाउंट होगा। मैं यहां बोलूंगा इनकम, शेड्यूल 3 फॉलो कर रहा हूं मैं, इनकम, और इनकम में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा सर जी वो जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है करंट ईयर में, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करंट ईयर इन करंट ईयर, है ना। ऑफ कोर्स इसमें से आप जो भी प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू वो हटा दोगे, इसी में से अपने आप कहोगे माइनस जो भी आपकी एक्चुअल खर्चों में बात करूं तो जो भी खर्चे आएंगे उन खर्चों में आप खर्चा जो भी आपने इस साल कॉस्ट इनकर्ड करी है वो हटा दोगे। ठीक है, तो अपने आप निकल के आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, वो निकल के आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप सीधा वहां पे बात करोगे। ठीक है, ऐसे में ही अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंट्री की भी बात करी थी हमने, एंट्री में क्या बोला था? मैंने कहा था सर जी अगर आप एंट्री करोगे तो ऑफकोर्स आपको जो रेवेन्यू की एंट्री होगी वो क्या होगी? आप पहली एंट्री पास करोगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री क्या होगी? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, टू कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कि आपने जितना भी रेवेन्यू अर्न किया उसे रिकॉग्नाइज करोगे, बीइंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, कि कॉन्ट्रैक्टी जी आपसे पैसा लेना है, टू क्यों लेना है? क्योंकि मैंने इतना रिकॉग्नाइज अपने हिसाब से कर लिया है। दूसरा, आप खर्चे करोगे तो आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट डेबिट। ऑफ कोर्स कुछ खर्चे कैश में होंगे तो टू कैश, कुछ खर्चे उधार पे होंगे तो टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर। और आप बोलोगे बीइंग करंट ईयर कॉस्ट इनकर्ड, बीइंग कॉस्ट इनकर्ड, बीइंग कॉस्ट इनकर्ड, और इन खर्चों के बेसिस पे अपने आप क्या निकल आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या निकल आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। आ रही है बात समझ में? सर यही काम होगा। ठीक है, लेकिन आपको एक बात और सुननी है सर जी, अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, नोट याद रखना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करते ही या ईयर एंड पे या किसी भी ईयर एंड पे आपको ये फील होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फिक्स किया था मैंने, जो डिसाइड किया था वो कम पड़ गया है और मेरे को कॉस्ट ज्यादा लग रही है, जो भी कॉस्ट है टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग एस्टीमेट वो ज्यादा है। मतलब मैंने मान लो इसमें भर भर के इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन डाले, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था हमने और उस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू इनिशियली डिसाइड किया था हमने 30 लाख, कितना डिसाइड किया था? 30 लाख। 5 साल लगने वाले थे। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था तो मुझे लगता था 25 लाख में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट लगा के हो जाएगा, मुझे 5 लाख का प्रॉफिट दिखता था। बट सर मैंने जैसे ही ईयर एंड हुआ मुझे लगा कि यार मैंने तो गलत कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ये 25 लाख में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये 35 लाख में खत्म होगा। कितने में खत्म होगा? 35। तो इसे बोलेंगे ऑनरियस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मुझे फ्यूचर में क्या होने वाला है? नुकसान। और मेरा AS7 कहता है अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किया है जिससे आपको फ्यूचर में लॉस एक्सपेक्टेड है तो सर उसका आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अब प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा? क्योंकि देखो सर प्रोविजन आप 5 लाख का नहीं बनाओगे कि 30 लाख का प्रॉफिट है, 35 लाख का खर्चा, 5 लाख का लॉस है, आप कर दोगे। नहीं सर, क्यों? क्योंकि पहले साल आपने कुछ लॉस तो रिकॉर्ड कर लिया होगा ना डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से, तो जो बाकी लॉस बचेगा उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? सर जी प्रोविजन। वही है सर जी, देखो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितना प्राइस है? मान लो 30 लाख, टोटल कॉस्ट मुझे एस्टिमेट लगा के करंट ईयर की कॉस्ट प्लस एस्टिमेट लगा के मुझे लगता है 35 लाख लगेगा, तो 30 लाख में से 35 लाख माइनस करोगे, लॉस
कितने का है 5 लाख का। अब आपने जो स्टेप नंबर 4 जो भी आपने प्रॉफिट लॉस में निकाला होगा उसमें लॉस करंट ईयर का आ जाएगा, तो वो लॉस जो भी करंट ईयर का होगा प्लस अगर प्रीवियस ईयर भी है, टोटल लॉस अगर यहां से हटा लो, मान लो मैंने 1 लाख का लॉस तो पहले साल रिकॉर्ड कर ही लिया, तो मुझे प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा 4 लाख। कितना बनाना पड़ेगा 4 लाख। और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और ऑफ कोर्स ये पीएनएल में अदर एक्सपेंस के अंदर शो होगा, अदर एक्सपेंस के नाम पे शो होगा। सर सेकंड ईयर में लॉस क्या सेम रहेगा, नहीं ऑफ कोर्स ये प्रोविजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगले साल आप फिर से लॉस को क्या कर दोगे, थोड़ा बढ़ा दोगे। मान लो 1 लाख का इस साल था, पर अगले साल 1.5 लाख का लॉस और हो गया, तो टोटल यहां से कितना हट जाएगा 2.5 लाख। आप बोलोगे 2.5 लाख का लॉस रिकॉर्ड कर चुका हूं, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 1.5 लाख, 2.5 लाख का लॉस रिकॉर्ड कर चुका हूं, बचा कितना, बाकी 2.5 लाख। तो आप इस प्रोविजन को थोड़ा क्या कर दोगे, कम। जो आपने कितने का बना रखा है 4 लाख का, आप इसमें से क्या करोगे सर 1.5 लाख का प्रोविजन हटा के राइट अप कर दोगे, मतलब आप को फिर नया प्रोविजन कितना बनाना पड़ेगा सर जी 2.5 लाख का। अपने आप 1.5 लाख पीएनएल कैंसिल करोगे, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 1.5 लाख, अपने आप प्रोविजन कितना बचेगा सर जी 2.5 लाख का। आ रही है बात समझ में। तो ये एक नोट है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो यहीं तक खत्म हो जाएगा, अगर लॉस कॉन्ट्रैक्ट है तो सर जी आपको यहां पे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। नाउ एक और बात है कि सर जी कब हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है कंबाइंड, क्यों, क्योंकि मान लो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कहा सर जी वही पुराना कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, आपने बोला घर बना दो, मैंने कहा बना दूंगा, आपने बोला सर जी स्विमिंग पूल बना दो, मैंने कहा बना दूंगा, आपने बोला पार्किंग बना दो, मैंने कहा बना दूंगा, मैंने कहा तीनों का। अब आपने अगर तीनों को अलग अलग डिसाइड कराया कि सर जी घर का मैं 50 लाख दूंगा, पार्किंग का मैं 5 लाख दूंगा, स्विमिंग पूल का मैं 10 लाख दूंगा, तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अलग अलग डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकलेगा, अलग अलग रेवेन्यू निकलेगा, क्योंकि सर हर काम का अलग अलग परसेंटेज निकलेगी, अलग अलग रिस्क एंड रिवॉर्ड है, ठीक है। और अगर आपने बोला नहीं सर जी अलग अलग नहीं एक बार में, तो फिर हम एक बार में डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ना मेरे बच्चे। मान लो मैंने पहले सिर्फ घर का काम शुरू किया, अब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, तो सर जी जो आपका स्विमिंग पूल और जो आपके पार्किंग वाला खर्चा है वो क्या होगा 0, उसका रेवेन्यू क्या रिकॉर्ड करूंगा 0, सिर्फ बिल्डिंग वाले पोर्शन का डिग्री ऑफ कंप्लीशन आएगा स्टार्टिंग में, क्लियर है। लेकिन अगर कंबाइन कर लिया तो सर डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफकोर्स कम आएगा, बट सबके रेवेन्यू का निकलेगा, तो ऑफकोर्स सबका थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। स्विमिंग पूल का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, पार्किंग का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, बिल्डिंग का भी हो जाएगा। तो मुझे बड़े ध्यान से चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है या ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट है या सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। और उसके लिए A7 ने कई सारी कंडीशन दी हैं, जिसमें से मेरे लिए 3 मेन कंडीशन में याद रखूंगा कि सर अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये तीनों कंडीशन, मेरे बच्चे क्या बोला मैंने, ये तीनों की तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये सारी तीनों कंडीशन, तो मैं उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा, और अगर नहीं सेटिस्फाई होती हैं तो अपने आप आपको फील आ जाएगी कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट है। सर जी ध्यान सुनना, क्या पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका खुद का रिस्क एंड रिवॉर्ड है। खुद का रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब क्या है कि सर जी बिल्डिंग का अलग है, सर जी बिल्डिंग का मेरे को फायदे नुकसान अलग है, बिल्डिंग का मेरे को अपने को खुद काम करना है, ठीक है। ऐसे ही सर जी स्विमिंग पूल के रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, और आपके जो पार्किंग है उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड, उसकी कॉस्ट, उसकी रेवेन्यू अलग है। रिस्क एंड रिवॉर्ड मतलब कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है, उसके अलग अलग है। अब कौन सा अलग अलग होते हैं, दूसरा आपने अलग से नेगोशिएट किया है, प्राइस अलग अलग है। और तीसरी कंडीशन, आपके पास राइट है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से एक को भी, मतलब मान लो मैं ये कर सकता हूं कि सर मैं स्विमिंग पूल नहीं बनाऊंगा, मैं पार्किंग नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ बिल्डिंग बनाऊंगा, या मैं पार्किंग और बिल्डिंग तो बना दूंगा, स्विमिंग पूल नहीं बनाऊंगा, ठीक है, या तीनों बनाऊंगा, दैट इज, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है। अगर चॉइस है तो इसका मतलब वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, और अगर चॉइस नहीं है, या तो आप तीनों बनाओ या कुछ मत बनाओ, तो हम उसे मानेंगे कि सर वो कंबाइंड है। चाहे वो कंबाइंड, भले ही चाहे वो नेगोशिएट अलग अलग हुआ है, चाहे उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग अलग है, मतलब ये तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंटली फॉलो होनी चाहिए कि उनके रिस्क एंड रिवॉर्ड एक साथ हैं, वो नेगोशिएट अलग अलग हुए हैं, और सर जी उनको रिस्क एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की जो कंडीशन है वो मेरे को इंडिविजुअली मिली हुई है। मैं किसी एक को भी एक्सेप्ट कर सकता हूं, किसी एक को भी रिजेक्ट कर सकता हूं। अगर ये तीनों कंडीशन मिल जाती हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, वरना जनरली हम उसे कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं। क्लियर है। नाउ बाकी क्या है, हमारे पास डिस्क्लोजर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बताना पड़ेगा रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हुआ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या है, नेचर क्या है, कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई है, प्रोविजन वगैरह, एक्सपेक्टेड लॉस वगैरह बताना पड़ेगा। ज्यादा कुछ है नहीं सर जी, मेन पार्ट एएस में यही है, मेन पार्ट एएस में यही है। समराइज कर दे रहा हूं मैं एक बार लास्ट में, जल्दी बताओ क्या मेरे पास कोई भी एएस के नाम पर अगर मैं बात करूं तो क्या सर जी एएस 7 के नाम पे आप सीधी बताओ सर जी मेरे पास दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है, एक है हमारा कॉस्ट प्लस, जिसमें सीधा आप कॉस्ट में जितनी इनकर्ड करिए प्लस प्रॉफिट मार्जिन करोगे वही रेवेन्यू आ गया। दूसरा है फिक्स प्राइस, अगर आपके पास डिटेल कॉस्ट की अवेलेबल नहीं है
हैं कि फ्यूचर में कितना खर्चा होने वाला है, तो जितना एक्चुअल में होगा वही आपका रेवेन्यू, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर आपके पास डिटेल है तो आपको 4 स्टेप में क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस। पहला स्टेप डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालो, सर्वे मेथड या खुद के मेथड से। खुद के मेथड से मतलब एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, हर साल ये क्यूमुलेट होता जाएगा। तो आपका जो रेवेन्यू आएगा उसे हर साल रेवेन्यू एस्टिमेट करो, रिव्यू करो, और अगर उसमें कोई चेंज है तो उसे चेंज करो, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने अप्रूव कर दिया है। एक बार चेंज हो गया, टोटल रेवेन्यू को डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करो, हर साल का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आ जाएगा क्यूमुलेटिव बेस में। उसमें टोटल कॉस्ट जितना जितना आपका खर्चा होता जा रहा है वो माइनस करो, अपने आप प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा क्यूमुलेटिव का, जो भी प्रीवियस ईयर के वो हटा दो, करंट ईयर का आ जाएगा। और अगर मेरे को लगता है कॉन्ट्रैक्ट से लॉस है तो मुझे करंट ईयर का लॉस हटा के, प्रीवियस ईयर का लॉस हटा के जितना लॉस बाकी बचेगा उसका मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से आप डिवाइन करोगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट या कंबाइंड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, सेपरेटली नेगोशिएट हुआ है, मेरे पास चॉइस है, मैं किसी को भी एक्सेप्ट कर सकता हूं और किसी को भी रिजेक्ट, तो भैया वो सेपरेट माना जाएगा। अदरवाइज कंबाइन मान के उसका एक साथ डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल के काम करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। प्रेजेंटेशन के नाम पे आपको पीएनएल बनाना सकता है, बैलेंस शीट। क्लियर है? सर जी यही हमारा एएस है। मैं आपको एक चीज कराता हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, देखना। हाँ जी देखो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन, आज ना गला थोड़ा ठीक नहीं है तो उसकी वजह से ना वो फील नहीं दे पा रहा मैं, ठीक है। चलो जैसे क्वेश्चन देखना, ठीक है। मान लो यही क्वेश्चन देखो फटाक से, कह रहा है सर जी एक कमेंस करा हमने कॉन्ट्रैक्ट 1/4/2001 को, है ना, और कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है वो क्या है, जो भी कॉस्ट है प्लस 10%, इसका मतलब फिक्स प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने इस साल 1 लाख इनकर्ड किया, खर्चा कितना करा, 1 लाख, जिसमें से 90,000 उसने रिम्बर्सेबल, मतलब 1 लाख में से अभी अप्रूव कितना करा, 90,000। तो इस साल का रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 90,000 प्लस उसका 10%, दैट इज 99,000 का मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा फर्स्ट ईयर। दिस इज Y1। बोलो हाँ ना, डन। अगला साल बताओ, कह रहा फर्दर नॉन रिम्बर्सेबल कॉस्ट जो इनकर्ड होने वाली है कंप्लीट करने के लिए वो 5,000 है। अदर कॉस्ट टू बी कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एस्टिमेट रिलायबल। अभी और बाकी कुछ नहीं निकाल सकते। अब अगले साल, ये तो हो गया Y1, मुझे अगले साल का भी एस्टिमेट देखना ही नहीं है। जब मैं Y2 में जाऊंगा तो Y2 में बताओ, एक तो मैं बोलूंगा 90,000 में से सिर्फ 10,000 तो Y1 में होगा और 5,000 और होगा, 5,000 और होगा, तो इसका मतलब 15,000 अगले साल अप्रूव्ड होगा। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा इस साल अप्रूव नहीं हो वो अगले साल भी अप्रूव नहीं हो, नहीं अगले साल तो वो मानेगा ही मानेगा। तो 15,000 प्लस 10%, दैट इज अगले साल का रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 16,500। बात खत्म, ठीक है। आगे चलो, कह रहा है सर जी आप इसमें प्रॉफिट लॉस निकालो। देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 600, कॉस्ट इनकर्ड कितना कर दिया, 390, और एस्टिमेट कॉस्ट कितनी है, 260। अब ये बताना 390 आप खर्चा कर चुके हो, 260 अभी भी बाकी है, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये बताओ डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालते हैं पहले, बताओ, या पहले ये चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिटेबल है या लॉस है। मुझे ध्यान से बताना, 390 प्लस 260, दैट इज अगर मैं जाऊं तो ये आ गया कितना, 650। बताओ 650 की टोटल कॉस्ट है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है, 600। बेटा प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, लॉस है, लॉस है, तो मुझे ये लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मुझे ये पता है पहले प्रोविजन बनाना पड़ेगा। बट पहले क्या निकालेंगे, करंट ईयर। अब करंट ईयर का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिग्री ऑफ कंप्लीशन, स्टेप नंबर 1, 390 डिवाइडेड बाय 650। बताओ कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो गया। मैं कहूंगा सर जी इसे अगर मैं निपटाऊं तो बताओ क्या करेंगे सर जी, ये आ गया इधर 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 इधर, हाँ यहाँ पे कितना, 390 डिवाइडेड बाय 650, ये आ गया 60%। दैट इज इस साल मैंने कितना काम किया, 60%। अब बताओ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना करूंगा, 600 का 60%, ठीक है, तो ये आ गया 360, ठीक है, माइनस कॉस्ट जो मैंने एक्चुअल इस साल इनकर्ड करी है वो करिए 390। इसका मतलब 30 का लॉस आ जाएगा, करंट ईयर लॉस, क्योंकि प्रीवियस ईयर कुछ है नहीं। क्लियर है? टोटल लॉस कितना था, 50, तो 30 का तो लॉस रिकॉर्ड हो गया, 20 का मुझे बनाना पड़ेगा प्रोविजन। मेरे बच्चे क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन। क्लियर है? कह रहा आप इसे एंट्री में क्या दिखाओगे, एंट्री मार दो या पीएनएल में शो कर दो, बात खत्म। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं, मान लो, ठीक है। ऐसे ही इसको देखो, कह रहा है सर जी पीक्यू लिमिटेड है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है, 40 लाख, मतलब फिक्स प्राइस। कह रहा है सर जी कॉस्ट हम जो इनकर्ड कर चुके हैं वो 3 लाख कर चुके हैं, थोड़ी ये नीचे नीचे करना पड़ेगा, है ना, हाँ 3 लाख इनकर्ड कर चुके हैं, और एस्टिमेटेड ये यहाँ पे ना, यहाँ आना चाहिए, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, एस्टिमेटेड कितनी है, 30 लाख। ठीक है, मतलब 3 लाख का खर्च चुके हैं, 30 लाख अभी बाकी है, मतलब 33 लाख टोटल खर्चा होने वाला है, मतलब प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है। कह रहा वर्क जो कंप्लीट हुआ है वो 10%, ना भी बोलता तो भी निकाल लेता, 3 डिवाइडेड बाय 30, 3 डिवाइडेड बाय 30, दैट मींस डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना हो गया, 10%, वो बता रहा है, ये मैं खुद निकाल लेता। आगे बताओ, कह रहा आगे ये है कि सर जी इसके आगे जाएं तो यहाँ पे वर्क हैज स्टार्टेड सम टाइम एगो, कह रहा कुछ टाइम पहले काम शुरू हुआ था, और देयर इज एन अनसर्टेनिटी विद रिगार्डिंग टू द आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू। ठीक है, अब
ये बताओ सर जी, देखो यही वाली बात है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी है, फिक्स प्राइस है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर का लेके कुछ भी अनसर्टेन हो जाता है, कॉस्ट ही नहीं रेवेन्यू भी, मान लो अब मुझे लगता है फ्यूचर में कि जो एक्सपेक्टेड चेंज आया रेगुलेशन की वजह से मुझे अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं पैसा आएगा भी नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू हमें आएगा भी नहीं आएगा, तो भाई साहब फिर मैं क्या करूं? क्या मैं फिर अपना डिग्री ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से करूं? नहीं। तो पॉइंट ये है कि फिर आप क्या करोगे, जितना आपने कॉस्ट इनकर्ड करी है वही आप उसे क्या मानोगे, रेवेन्यू। दैट मींस उतना ही रेवेन्यू करोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब मैं इस क्वेश्चन में 10% से ज्यादा प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं, 10% कह रहा हूं, 3 लाख से ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्लियर है? दिस इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब मैं अपना रेवेन्यू सिर्फ जितना कॉस्ट इनकर करिए उससे ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है सर जी, आगे बताओ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, कह रहा है सर जी आपने ना 3 साल का डेटा दिया, ईयर 1 टू ईयर 3, ठीक है, क्लास में कराया था मैंने। बताओ इनिशियल अमाउंट कितना है, 9,000 9,000 9,000, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है वेरिएशन 200 इसमें 200 यहां पे, ठीक है। वैसे ये एक ही वेरिएशन है, अलग अलग नहीं है, फिर भी कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर करी थी, रिपोर्टिंग डेट था पहले साल 2093, फिर 6168 ऑफ कोर्स क्यूमुलेटिव है, और फिर लास्ट में 81,000। जब इस दिन करा था तो हमें लगता था इतना एस्टिमेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट मतलब सर जी मुझे तो एस्टिमेट कॉस्ट चाहिए, कैसे निकलेगा? एक बात बताओ, 9,000 है, 9,000 में से 950 का मुझे प्रॉफिट लगता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कह सकता हूं 8,000, कितना 8,050 ये मुझे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगती है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो बेटा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, करंट ईयर कॉस्ट है, क्या डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। ऐसे ही बताओ इस साल 9,000 1,000, तो अब मुझे कॉस्ट कितनी लगती है? 8,000। 8,000 डिवाइडेड बाय 6168, बताओ डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 8,000 फिर से 8,000, 8,000 डिवाइडेड बाय 8,100। सर ये 8,100 कैसा है, अभी बात करेंगे, ध्यान देखना, डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। अब ध्यान सुनना, कह रहा है इसमें ना एक स्टार लगा यहाँ पे, कह रहा है 100 रुपए का स्टैंडर्ड मटेरियल है जो साइड पे पड़ा था, जिसे यूज आपने तीसरे साल किया है, दूसरे साल में नहीं, मतलब आपने सामान खरीद तो लिया पर आपने यूज कब करा? तीसरे साल। तो बेटा ये कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है ये इस साल की कॉस्ट में नहीं जाएगा ना, क्योंकि आपने खर्चा कितना करा? 6,160, पर जिसमें से कंज्यूम कितना करा? सिर्फ 6,060। 100 रुपए आपने कंज्यूम नहीं किया, तो वो अगले साल की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, जो ऑलरेडी ऐड है, जो इस साल की कॉस्ट से हट जाएगा। तो जब इस साल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालोगे तो 6068 डिवाइडेड बाय 8,000, और 8,000 नहीं 8,100, ठीक है। चलो जी, ऐसे ही आप बोलोगे आगे साल। फिर कह रहा है सर जी 100 लाख का स्टैंडर्ड मटेरियल यहां से हटा रखा है आपने, ठीक है, 100 लाख का आपने यहां से हटा दिया, ठीक है, एक्सक्लूडेड है, तो आप फ्रॉम सेकंड ईयर, तो आप यहां पे 100 लाख का क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, ठीक है। आगे चलो, फिर क्या कह रहा है, वेरिएशन वगैरह जो है कॉस्ट में वो आपके सेकंड ईयर में अप्रूव्ड हो गई है, तो सेकंड ईयर में आपके अप्रूव्ड हो गई, मतलब वेरिएशन में ऐड हो जाएगा, आपको निकालना है, ठीक है। सर जी क्वेश्चन हमने स्टेटमेंट बना के किया था, मैं ऑफकोर्स नहीं करूंगा, अगर आप बोलोगे तो कमेंट कर देना, मैं ये क्वेश्चन पे अलग सेपरेट वीडियो लगाने लगा। बस मेरे को ये समझाने का मतलब ये है कि सर आपको जब भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना हो, देखो क्वेश्चन में 2 ही तरीके से होगा, या तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिक्स प्राइस में 2 होगा, अगर रेवेन्यू का आउटकम अनसर्टेन हो गया या फ्यूचर कॉस्ट अनसर्टेन हो गई तो आप जितने कॉस्ट इनकर्ड करिए वही आपकी क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ठीक है। और अगर आपका कोई दिक्कत नहीं है तो आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालोगे। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा? सर कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की इंक्लूडिंग कि भैया आपका कितना खर्चा इस साल हो चुका है प्लस होने वाला खर्चा, मतलब टोटल कॉस्ट, ठीक है। याद रखने वाले पॉइंट ये है कि कुछ नोट्स थे, जैसे कि अगर आपका कोई भी खर्चा हुआ लेकिन वो इस साल नहीं हुआ, अगले साल हुआ, बस इस साल आपने खरीदा, तो वो इस साल की कॉस्ट में नहीं आएगा, अगले साल की कॉस्ट में आएगा। कोई भी वेरिएशन इंसेंटिव क्लेम है अगर आया तो वो उस साल कॉस्ट में ऐड होगा, उस साल रेवेन्यू में ऐड होगा जिस साल वो अप्रूव्ड हुआ है। जिस साल हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो Y1 में कोई रेवेन्यू हुआ बट अप्रूव्ड कब हुआ? सेकंड ईयर, तो मैं किस में ऐड करूंगा? सेकंड ईयर में, Y1 में नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बेस पे काम करोगे, बाकी आप क्वेश्चंस करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे खत्म करना, और ऑफ कोर्स आप कमेंट करना कि अगला AS कौन सा रिवाइज करेंगे। ऑफ कोर्स मैं AS 9 करूंगा, बट फिर भी आप लोग एक बार बता देना अगर आपको लगता है AS 9 के अलावा कोई और अभी रिसेंटली रिवाइज करना चाहिए। वैसे AS 9 बेटर है, और उसके बाद देखते हैं फिर कौन सा करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे। और ऑफ कोर्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज थोड़ा सा गला खराब था, थोड़ी एनर्जी डाउन है, बट मैंने कोशिश करी कि अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है।